हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। यानी कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट for hydrolysis of ester in acidic medium। एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में एक स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यानी कि इस रिएक्शन में एस्टर की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, और ये हमें एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल देगा। एस्टर के हाइड्रोलिसिस में H2O एक्सेस अमाउंट में है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन H2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती और इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानी जाएगी, और हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल एस्टर पर डिपेंड कर रही है। इसलिए ये एक स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूलिटी तो 2 है लेकिन रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। यहाँ पर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है 2 एसिड आपको मिलेंगे। एक एसिड तो हमेशा एग्जिस्ट करता है जो रिएक्शन के स्टार्टिंग से है, जो हमारा कैटलिस्ट एसिड है, जो मिनरल एसिड है HCl, और दूसरा एसिड है CH3COOH जो कि रिएक्शन के आगे बढ़ने के साथ साथ जिसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। यानी कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस में हमारे पास एक तो HCl है जो कि H+ आयन मिलता है इससे हमें, और ये हमारा कहेंगे हम एसिड तो है लेकिन कैटलिस्ट के फॉर्म में है, और दूसरा एसिड CH3COOH है। इससे जो H+ आयन मिलेगा हम कहेंगे एसिड प्रोड्यूस्ड। इसको कहा जाएगा एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोग्रेस। दो टाइप के एसिड यहाँ मिल रहे हैं, एक मिल रहा है मिनरल एसिड और दूसरा मिल रहा है एसिटिक एसिड। मिनरल एसिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये हमने कैटलिस्ट की तरह काम में लिया है, रिएक्शन की स्टार्टिंग से अवेलेबल है, लेकिन CH3COOH का अमाउंट रिएक्शन के साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मीनिंग है कि रिएक्शन की प्रोग्रेस यानी कि रिएक्शन की रेट को अगर हम मेज़र करना चाहें तो हमें ये मेज़र करना पड़ेगा कि किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या है। दैट मीन्स रिएक्शन प्रोग्रेस कैन बी measured, reaction progress can be measured by measuring amount of acid, moles of acid, concentration of acid, because जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस इंक्रीज होती जाएगी उसी टाइप से हम कहेंगे कि रिएक्शन की प्रोग्रेस होने पर एसिड कैटलिस्ट जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एसिड प्रोड्यूस्ड का अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो बच्चों, अगर हम टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकाल लें किसी भी टाइम पर, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से हमें रिएक्शन की प्रोग्रेस का आइडिया होता है, हम उससे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। डैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें किसी भी टाइम पर
टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकालनी होगी। और हमने अभी अभी कहा कि यहाँ पर दो टाइप के एसिड हैं। एक एसिड हमारा मिनरल एसिड है जो कि हमेशा शुरू से एग्जिस्ट करता है और इसका अमाउंट कांस्टेंट बना रहता है। दूसरा एसिड है CH3COOH जो कि रिएक्शन प्रोग्रेस के साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। अब सवाल ये है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर ये निकल आए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी निकल आएगी। इसके लिए हम एसिड की टाइट्रेशन बेस के साथ कराते हैं। तो जब बेस के साथ टाइट्रेशन कराएंगे तो इक्विवेलेंट लॉ के अकॉर्डिंग बेस के ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से हमें बेस के मोल पता चल जाएंगे और बेस के मोल से हमें एसिड के मोल पता चल जाएंगे। इस तरीके से हमें टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पता चल जाएगी और उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकाल दें, ये कैसे निकालें, तो कैन बी कैलकुलेटेड बाय टाइट्रेशन विथ एल्कली। जनरली हम NaOH के साथ इसका टाइट्रेशन करवाते हैं और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें इक्विवेलेंट और मोल ऑफ एल्कली मिल जाएंगे और इससे हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ एसिड। और जैसे ही मोल्स ऑफ एसिड आए इसका मतलब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आ गया और अब हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। एस्टर हाइड्रोलिसिस जो है इसको हम लिखते हैं CH3COOC2H5 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कन्वर्टिंग इनटू CH3COOH प्लस C2H5OH। यहाँ पर T = 0 पर, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, देखिए H2 तो एक्सेस में है, इसकी तो बात करेंगे नहीं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो हमने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर है, तो इसकी कितनी होगी 0 मोल पर लीटर, इसकी भी 0 मोल पर लीटर। और T टाइम के बाद इसमें से अगर X निकल गया तो यहाँ पर X और यहाँ भी X, और T = इन्फिनिट पर ये एस्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा और यहाँ पर एसिड का और अल्कोहल का अमाउंट एस्टर के बराबर होगा। ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन है मोल्स का जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होता है। और हम टाइट्रेशन करते हैं। हमने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml रिएक्शन मिक्सचर का सॉल्यूशन ले लिया T = 0 पर। T = 0 पर जब हम 25 ml रिएक्टेंट का मिक्सचर लेंगे तो डेफिनेटली T = 0 पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है। इस वक्त यहाँ पर जो भी हमारे पास सैंपल हमने लिया है केवल इसमें H+ आयन जो भी आएगा वो फ्रॉम एसिड कैटलिस्ट से आएगा। यहाँ पर CH3COOH नहीं होगा। और उस कंडीशन में जब हम टाइट्रेशन करते हैं और हम NaOH ऊपर से ऐड करेंगे तो हमने माना टाइट्रेशन के लिए जो वॉल्यूम लगा वो V0 लगा। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में T = 0 पर हमने जो टाइट्रेशन की, जो NaOH लगा उस NaOH का वॉल्यूम केवल उसी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा जो एसिड कैटलिस्ट से मिला है, क्योंकि CH3COOH तो फॉर्म हुआ नहीं है। केवल H+ आयन जो हमें कैटलिस्ट के फॉर्म में हमें यूज़ किया था, जो स्टार्टिंग से अवेलेबल है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वॉल्यूम लगेगा वो V0 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि V0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन जो कि कैटलिस्ट वाला है, जो कैटलिस्ट से मिला है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई साहब। V0 depends upon concentration of moles of H+ ion that is obtained from acid catalyst। जब हम थोड़ा आगे जाते हैं
यानी कि T इक्वल टू टी की कंडीशन पर फिर से हमने कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml सैंपल ले लिया। अब देखिए ये जो 25 ml लेंगे हम, इस सैंपल में हमारे पास H प्लस आयन कैटलिस्ट वाला भी होगा क्योंकि तो कांस्टेंट रहता है, प्लस कुछ CH3COH भी बन गया है। और इस कंडीशन में जब हम इसमें NaOH ऐड करेंगे, इसको NaOH के साथ टाइट्रेट करेंगे, तो यहाँ पर NaOH का वॉल्यूम जो आएगा उसको हमने कहा कि वो Vt है, यानी कि टाइट्रेशन में लगा हुआ वॉल्यूम Vt है। तो Vt डिपेंड करेगा मोल्स ऑफ H प्लस पर जो कि कैटलिस्ट से मिले, प्लस मोल्स ऑफ CH3COH पर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई है, जो टी टाइम के बाद NaOH के साथ 25 ml ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिक्सचर को टाइट्रेशन किया, उसमें वॉल्यूम लगा Vt, और ये Vt वॉल्यूम डिपेंड करेगा कि आपने कितना कैटलिस्ट लिया था, प्लस रिएक्शन में अब तक कितना CH3COH बन गया है। तो मोल्स ऑफ H प्लस प्लस मोल्स ऑफ CH3COH दोनों पे डिपेंड करेगा। और तीसरी कंडीशन में जब T इक्वल टू इनफाइनिट पर आप आते हैं, तो T इक्वल टू इनफाइनिट पर हमारे पास H प्लस भी होगा और मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड भी होंगे, जो कि कितने मिल गए हमें, जो कि रिएक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, तो एसिडिक एसिड मैक्सिमम मिल गए हैं। तो हम कहेंगे T इक्वल टू इनफाइनिट पर, यानी कि V इनफाइनिट जो लगा है वॉल्यूम, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ H प्लस प्लस A, मोल्स ऑफ H प्लस प्लस A, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन बनी एसिडिक एसिड की वो A है और यहाँ जो कंसंट्रेशन बनी वो X है। तो मोल्स ऑफ H प्लस प्लस A, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 3 इक्वेशन बनाई हैं हमने, जिसमें एक में बताया है कि V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ H प्लस आयन ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल एसिड। दूसरी इक्वेशन में बताया Vt दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम मिनरल एसिड प्लस X, क्योंकि T टाइम के बाद एसिडिक एसिड के X मोल बने थे। और V इनफाइनाइट, इसके लिए हमने कहा कि मोल्स ऑफ H प्लस और A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ये कहें कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 दैट इज इक्वल टू V इनफाइनाइट माइनस Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस X। देखिए इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है V इनफाइनाइट, इक्वेशन 2 है Vt। तो हमने V इनफाइनाइट में से Vt को माइनस किया, तो माइनस करने पर क्या बचा, A माइनस X, क्योंकि मोल्स ऑफ H प्लस से मोल्स ऑफ H प्लस कैंसिल हो गए, तो दिस माइनस दिस। सो एक इक्वेशन बनी V इनफाइनाइट माइनस Vt, ये बहुत ध्यान देने की बात है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस X। और इसी टाइप से अगर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, तो इक्वेशन 1 क्या आ रही थी, इक्वेशन 1 आ रही थी V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम मिनरल एसिड। तो ये आ जाएगी साहब V इनफाइनाइट माइनस V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई। तो यहाँ पर हमने जो एक फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा, K इक्वल टू 2.303/T log A अपॉन A माइनस X। अगर हमने A के टर्म को चेंज कर लिया है V इनफाइनाइट माइनस V0 में, और A माइनस X को चेंज कर लिया है V इनफाइनाइट माइनस Vt में, तो हमारा फॉर्मूला रेडी होता है K इक्वल टू 2.303/T log A की वैल्यू क्या आई है, V इनफाइनाइट माइनस V0, और A माइनस X क्या है, V इनफाइनाइट माइनस Vt। ये हमारे पास एस्टर के हाइड्रोलिसिस के लिए
रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नीट में, आईआईटी में यहाँ से नहीं बनता है। अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला भी याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। जो डेरिवेशन एक्सप्लेन की गई है ये थोड़ा इसलिए की गई है कि आपको फैक्ट समझ में आ जाए किस तरीके से ये फार्मूला आया है। बाकी यूज़ आपके केवल ये फार्मूला आएगा। तो आप अगर ये फार्मूला याद है, आपको वी इनफाइनाइट की वैल्यू दे देगा, वी नॉट की वैल्यू दे देगा, वी टी की वैल्यू दे देगा, रेट कांस्टेंट निकलवा सकता है। तो बहुत आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वी इनफाइनाइट का मतलब आपको फिर से बता दूँ, वी इनफाइनाइट का मतलब है कि जब रिएक्शन ऑलमोस्ट फिनिश होने को है उस वक्त तक हमने कितना NaOH टाइट्रेशन में यूज़ में लिया है। और वी नॉट का मतलब है T = 0 पर NaOH का वॉल्यूम जो टाइट्रेशन में काम में आया है, और Vt का मतलब है T टाइम तक NaOH का वॉल्यूम जो काम में आया है। तो किसी भी एस्टर के एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस के लिए हम बहुत आराम से ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों, इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक जिसे हम कहेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट बनता है, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है? C12H22O11 दैट इज सुक्रोज। और सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाएं एसिडिक मीडियम में, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, और इस रिएक्शन में सुक्रोज का डिकम्पोजिशन हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, और इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने हैं। अब सवाल यह है, इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहा गया? तो वो इसलिए क्योंकि सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज 66.5 डिग्री से रोटेट करती है, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के रोटेशन अलग अलग हैं। ग्लूकोज पॉजिटिव 52.5 डिग्री, यानी कि ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और फ्रक्टोज -92 डिग्री, यानी कि लेवोरोटेटरी है। इसका मतलब है कि फ्रक्टोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज -92 डिग्री से रोटेट करता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो सुक्रोज है उसमें से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो वो उसे क्लॉकवाइज 66.5 डिग्री रोटेट करेगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, हम ये पाते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्मेशन के साथ साथ सॉल्यूशन लीवोरोटेटरी होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो डेटा हमें दे रखे हैं 52 और 92, इन दोनों का नेट रिजल्ट नेगेटिव है। तो शुगर का डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लेवोरोटेटरी हो जाना, हम इसे कहेंगे कि ये इन्वर्जन ऑफ शुगर है। अब जैसे कि अगर इसे सिंपल साइकिल से शो करें तो हो क्या रहा है, T = 0 पर मिक्सचर का जो रोटेशन है उसे हमने R0 कहा। इनकी रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है, जब हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं हैं, केवल हमारे पास सुक्रोज है, तो उस वक्त जो ऑप्टिकल रोटेशन है लाइट का, उसको हमने कहा कि इसकी वैल्यू R0 है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी रोटेशन चेंज होगा, और रोटेशन चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि सुक्रोज का कुछ पार्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिकम्पोज हो गया है, हाइड्रोलाइज हो गया है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ये x है, और x के डिकम्पोजिशन के बाद एंगल ऑफ रोटेशन RT हो जाता है। और अगर हम और आगे चलें, यानी कि रिएक्शन जब पूरी फिनिश हो गई, यानी कि पूरा डिकम्पोजिशन हो गया, यानी कि A मोल पूरे ख़त्म हो गए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप कहते हैं कि ये सब R इनफाइनाइट हो गया। ठीक,
तो बच्चों जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो t इक्वल टू 0 है, जिस पर हमारा जो रोटेशन का एंगल है वो r0 है, और t टाइम के बाद एट टाइम t कहेंगे rt है, और एट t इक्वल टू इनफाइनिट जो है वो r इनफाइनिट है। तो हमने क्या देखा कि अगर इस साइकिल को हम ऐसे दिखाएं C12 S22 O11 प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसके मोल A हैं और इसके 0 0 हैं। यहाँ से A माइनस एक्स जाएगा, यहाँ XX बनेगा, और यहाँ पर 0 होगा और ये AA बन जाएगा। तो X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT माइनस R0, क्योंकि ये जितना डिकम्पोज होगा उतना चेंज रोटेशन में आएगा। तो X यानी कि डिकम्पोज कितना हुआ है सुक्रोज, ये डिपेंड करता है ये एंगल में कितना चेंज हुआ है, और ये क्या है फाइनल माइनस इनिशियल RT माइनस R0, एंड A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि पूरा का पूरा डिकम्पोज होने पर कितना चेंज आएगा R इनफाइनाइट माइनस R0। तो A माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं A माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनफाइनाइट माइनस R0 माइनस RT माइनस R0, यानी कि A में से x को माइनस कर दिया तो R इनफाइनाइट माइनस R0 माइनस RT माइनस R0, और इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा R इनफाइनाइट माइनस R0 R इनफाइनाइट माइनस R0। तो अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें, ये आ जाएगा R इनफाइनाइट माइनस R0 माइनस RT प्लस R0, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बन गया R इनफाइनाइट माइनस RT। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें माइनस एक्स की, तो जैसा कि हम K निकालते हैं, तो K निकालने के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीके से A और X की वैल्यू भी पुट करनी है। तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो हमने निकाला है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनफाइनाइट माइनस R0, तो R इनफाइनाइट माइनस R0, और A माइनस एक्स की वैल्यू आई है R इनफाइनाइट माइनस RT। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अगर ऑप्टिकल रोटेशन क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आसान आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है। अगर R इनफाइनाइट और R0 की वैल्यू दे रखी हो और आपको RT की वैल्यू दे रखी हो, तो रेट कांस्टेंट आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, कुछ छोटे से रिलेशन है, जैसे कि साइकिल जो है ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर ऑप्टिकल रोटेशन R0 है, टी टाइम के बाद RT हो गया, इनफाइनाइट पर R इनफाइनाइट हो गया। लेकिन ये जो RT हुआ है, जो चेंज हुआ है, ये इस पर डिपेंड करता है रोटेशन कि कितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ है। डिकम्पोज अमाउंट क्या है, x है, और यहाँ पर जो R इनफाइनाइट हुआ है ये इस पर डिपेंड करता है कि पूरा अमाउंट कितना था, वो क्या है, A है। तो दिस माइनस दिस यानी कि RT माइनस R0 ये डिपेंड करेगा x के ऊपर, और R इनफाइनाइट माइनस R0 डिपेंड करेगा A के ऊपर, और A माइनस एक्स करके हमने क्या किया, R इनफाइनाइट माइनस R0 माइनस RT माइनस R0 करके A माइनस एक्स कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।